सर। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। दिस इज द 10th चैप्टर ऑफ द साइंस। फिजिक्स का 3rd, साइंस का 10th, ग्रेविटेशन। वैसे तो नाम सुन के आपको पता चल गया होगा, बाजू वाले अंकल बेचारे कब से इस एप्पल का मजा ले रहे थे। ओके, तो क्या कहना क्या चाहता है ये पूरा जो चैप्टर है, वो क्या कहना चाहता है? पहली चीज तो जनरली हमारी लाइफ के अंदर काफी सारे ऐसे एक्टिविटी है। देखो, जो आपको साइड में जो अंकल दिख रहे हैं ना, वो यदि वो अंकल नहीं होते ना तो आधा फिजिक्स कट गया होता। हाँ कि ना? हेलो बच्चों, यस सर। यदि ये अंकल नहीं यस सर। होते तो आधा फिजिक्स तो कट गया होता। अब है तो अब क्या करें, उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। क्या है ग्रेविटेशन, क्या है हमारे माइंड में ग्रेविटेशन मीन्स व्हाट। पहली चीज तो एक क्वेश्चन होना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को कि ऐसा तो क्या हुआ उस अंकल के साथ जिसने पूरा फिजिक्स का आधा फिजिक्स बना दिया। तो दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। वो हर एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। यदि आपके पास वो क्यूरियोसिटी नहीं है, यू कैन नेवर बी डेवलप्ड। हमारे आपका ग्रोथ है ना, वो कट हो जाएगा। लुक बच्चों, कि नोकिया ने अपना खुद का सिस्टम, पहले क्या था आपको पता है ना? नोकिया क्या था, अपना खुद का सिस्टम लेके आया। एंड्रॉइड वर्जन को नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज हालत क्या है आपको पता है, हाँ कि ना? यदि आप कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे या क्यूरियस उसके बारे में उसको डेवलप नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, अटक जाएगा। देखो, चाहूँ तो मैं आप वही ट्रेडिशनल मेथड से ये चैप्टर समझा सकता था, कर दी शेयर, स्क्रीन शेयरिंग कर दी, हाँ कि ना? लेकिन क्यों मैंने ऐसा कुछ इमेजिनेशन, कुछ एनिमेशन और पीपीटी का सहारा लिया? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ। यदि मैं ये ग्रोथ नहीं करूंगा तो मेरे जैसे काफी सारे अच्छे ऑनलाइन कोचिंग है ही, आपको पता है कि बाईजूस है, अनअकैडमी सारे है, हाँ कि ना? चलो अभी ऑनलाइन की बात करूं तो वी आर गोइंग। हाँ, तो यही चीज है कि यदि मुझे मार्केट में टिकना है, यदि ग्रोथ रखना है मेरा, तो हैव टू चेंज माई सेल्फ। ओके, तो लाइफ में एक चीज होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, मैं कंपलसरी, यदि ये आपके पास क्यूरियोसिटी हो तो। जैसे ये अंकल के अंदर कुछ क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी क्या थी कि भाई ये एप्पल जो है ना वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों ना गिरा? जब भी कोई लाइफ में एक चीज जो इन्वेंशन होती है ना, सबसे पहले वो दिमाग में होती है, किसी के दिमाग में होती है, बाद में बाहर होती है। न्यू इन्वेंशन या न्यू ग्रोथ या न्यू डेवलपमेंट्स कम्स स्टार्ट फ्रॉम इन आवर माइंड फर्स्ट, देन आफ्टर आउटर वर्ल्ड, हाँ कि ना? ये उसके माइंड में कुछ ऐसी चीज हुई कि ऐसा कुछ सोचा कि कुछ तो फोर्स होगा जो एप्पल को नीचे खींच रहा है, या तो मैं खींच रहा हूँ या जमीन खींच रही है। और खींच रही तो क्या है, कौन सा फोर्स है, उसके बारे में उसने स्टार्ट कर दिया। ऐसे सार का हमारे लाइफ के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होने ही चाहिए कि रेन के ड्रॉप नीचे क्यों गिर रही है। ओके, किसी को ऊपर से 7वीं माल से नीचे फेंको। ओके, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो या नरेंद्र मोदी हो या निकुंज सर हो, कोई भी हो, नीचे ही गिरने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि टाटा अंबानी जो बिरला पैसे वाले हैं तो चलो उसको ऐसा करते ऊपर भेज देते। हाँ, नीचे गिरने के बाद ऊपर ही जाएंगे सारे, लेकिन फाइनली तो सभी नीचे ही गिरने वाला है। इसका रीजन क्या? उसका मेन रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे रूटीन लाइफ के अंदर ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ कोई चीज को अपनी तरफ खींचती है। व्हाट मेक्स दिस थिंग्स टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो ऐसा क्या है जो अपनी तरफ खींचती है? तो ऐसा क्वेश्चन माइंड के अंदर होना ही चाहिए, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को अपनी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होती सिचुएशन पता है आपको? स्पेस में जो साइंटिस्ट की या जो एस्ट्रोलॉजी की हालत होती है, ऐसी हालत हमारी होती। हम हवा में उड़ते रहते हैं। वैसे आप उड़ ही रहे हो ना, काफी सारे स्टूडेंट हवा में उड़ रहे हैं अभी भी। ऑनलाइन है तो मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मम्मा भी पता ही है कि भाई मार्क्स कहाँ से आ रही है। ओके, तो ये चीज हमारी रूटीन लाइफ के अंदर होती रहती है। अलग अलग टाइप के फोर्स होते, बहुत सारे फोर्स है, लेकिन आपको अभी इतने डिटेल में जाना नहीं है। हमें इस चैप्टर्स में खाली फर्स्ट ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में सीखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखना है। इसका रीजन है ग्रेविटेशन, किसी को अपनी तरफ खींचना। इसको हम ग्रेविटेशनल लॉ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल लॉ के, जैसे कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो घूम रहा है होता है, और सन जो है उसके आसपास अर्थ घूम रहे होते हैं, मून जो है अर्थ के आसपास घूम रहे होते हैं।
रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है उसको नीचे की डायरेक्शन में। तो ये सारे बेसिक एग्जांपल है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं। हाँ कि ना, पता चला बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम उसको डिटेल्स में सीखते हैं। अभी तक हमने देखा था, सुना था कि भाई ग्रेविटेशनल लोहे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन क्यों खींचता है, कितने फोर्स से खींचना है, वो कितने फोर्स से खींचता है, कितने एक्सीलरेशन से खींचता है, वो सब कुछ हम आज इस लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही नया सेशन, यानी कि अब आज मैं लेक्चर्स खत्म करूंगा, तब तक मुझे लेक्चर को खींच लेना है। ओके, 1 घंटे से ज्यादा शायद हो सकता है, यदि ना भी हो ऐसा जरूर नहीं, हमारा जो पीपीटी है आज की पीपीटी खत्म हो जाए तब तक लेक्चर लेना है। तो पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इट इज द फोर्स ऑफ, देखो माइंड में वो हटा दो कि अर्थ जो है वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। माइंड में से वो चीज बाहर निकाल दो कि आपके ऊपर खाली अर्थ ही फोर्स, अर्थ का ही फोर्स लगता है, उसको ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना बच्चों, उस मोबाइल और आपके बीच में भी फोर्स लग रहा है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो मोबाइल मेरी तरफ खिंच चिपक क्यों नहीं जाता? बच्चों वो फोर्स इतना कम है कि वो इतना अट्रैक्शन नहीं कर पाता और मूवमेंट नहीं कर पाता अपने आप। कीप इन माइंड। देखो सन के आसपास गोल कौन घूम रहा है बच्चों? सन के आसपास कौन घूम सर रहा है? प्लैनेट्स। प्लेनेट गन। ऐसा तो नहीं है कि प्लेनेट के आसपास सन घूमने लगा, ऐसा कभी देखा कभी? नो सर। नो सर। चलो दूसरी चीज, अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है? मून। ऐसा कभी हुआ मून के आसपास अर्थ घूमने लगी? नो सर। तो ये नो दोनों सर। के अंदर कुछ कंपैरिजन आपने देखा होगा। क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? चलो देखते हैं आपका क्यूरियोसिटी कितना है, ऑब्जर्वेशन पावर कितना है। चलो क्या ऑब्जर्व किया दोनों में? सन के आसपास अर्थ का घूमना, अर्थ के आसपास मून का घूमना। यहाँ अर्थ घूम रही किसी के आसपास और यहाँ अर्थ के आसपास कोई और घूम रहा है, ऐसा तो क्या हो रहा है? हेलो, सर जो चीज बड़ी होगी उसमें ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स वेरी होगा। गुड। जो चीज बड़ी है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। अर्थ के अर्थ जो है, आप बॉल फेंक रहे हो या अपने आप को फेंक रहे हो, तब आपके कंपेयर में अर्थ बहुत बड़ी है, इसलिए आपको खींच लेती है अपनी तरफ। लेकिन जब अर्थ जो है सन के साथ कंपैरिजन होता है, तो सन अर्थ से काफी सारे गुना बड़ा है, तो उस टाइम पे सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचती है। हाँ कि ना? यस सर। आप बोलोगे सर यदि खींच रही है तो अंदर क्यों नहीं चली जाती अर्थ सन के अंदर, या अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, क्यों गोल गोल घूमती है? तो उसका भी एक एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप समझ लो, आप अपने हाथ में एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग के एंड पे एक थोड़ा सा पत्थर लगा दो, छोटा लगाना, किसी को लगे नहीं, ऐसे जस्ट इमेजिनेशन करना है। ओके, डोंट वरी। अब उसको गोल 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 घुमाओ घुमाओ घुमाओ। चलो घुमाया सभी ने? यस सर। अब बोलो, अब बोलो कि क्या होता है पता है? आपने क्या किया था, उसके ऊपर फोर्स लगाया, हाँ कि ना? यस सर। ये आप हो, आप यस खड़े हो, सर। आपने इस बॉल के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन बॉल क्या हुआ? अंदर नहीं आया। या आपने उसके बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन बॉल बाहर नहीं गया, लेकिन गोल गोल ही घूम रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल, जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है ना, तो उसके दो फोर्स लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। वैसे ही अर्थ जब सन के आसपास घूम रही, समझ लो ये सन है और ये अर्थ है, तब अर्थ सन जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन इस रोटेशनल मोशंस की वजह से ये गोल गोल घूमती होती है, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसके ऊपर लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स, कि सन का अर्थ को अपनी तरफ खींचना और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अर्थ को इस रोटेशनल मोशन के इस पाथ से बाहर निकालना, वो दोनों फोर्स इक्वल होने की वजह से दोनों फोर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इस दूसरे को कैंसल कर देते हैं। म्यूचुअली कैंसल होने की वजह से अब सन इसके आसपास गोल गोल घूमने लगता है। अब या तो दोनों में से कोई एक चीज यदि बंद हो जाए तो क्या होता है? जैसे ही समझ लो कि अर्थ ने सन ने अर्थ के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दिए, ये जो फोर्स हो तो बंद हो गए, तो क्या कौन सा फोर्स अब खाली बचेगा? बाहर वाला।
और यदि ऐसा होगा तो अर्थ क्या हो जाएगी बच्चों, बाहर चली जाएगी। कंपेयर करो, आप गोल गोल घुमा रहे थे डोरी से, स्ट्रिंग से वो पत्थर को गोल 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 घुमाते घुमाते अचानक से वो डोरी टूट गई तो क्या होगा, पत्थर बाहर चला जाएगा, पत्थर छूट जाएगा। बाहर बाहर चला चला जाएगा। जाएगा। कहाँ जाएगा कोई बता सकता है? ऐसा होता है, समझ लो कि मैं गोल गोल घुमा रहा था, ऐसा होता है कि गोल गोल घूमते घूमते पत्थर बाहर ऐसे ऐसे घूमते 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 बाद में नीचे घूमते, नो सर, स्ट्रेट चला डायरेक्ट जाता है। ही चला सर उस जाता है। पॉइंट से स्ट्रेट जाता है। इस समझ लो कि ये घूमते 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 यहाँ आया तो स्ट्रेट यहाँ चला जाएगा, यदि घूमते 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 यहाँ आएगा तो स्ट्रेट यहाँ चला गया, घूमते घूमते यहाँ आया तो स्ट्रेट चला गया। तो ये स्ट्रेट है क्या, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। एक्स्ट्रा चीज है लेकिन समझ लो काम की चीज है। कहाँ चला जाता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट क्या है कि सर्कल के ऊपर एक ऐसी लाइन में खींचू, यानी कि उसको एक ही पॉइंट में टच कर रही है और सेंटर के साथ यदि मैं लाइन खींचू तो 90 डिग्री बनाती है। तो सेंटर के साथ यानी कि जो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनने वाली लाइन है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? यस Yes, सर। sir. हम धीरे धीरे sir. साइंस Yes, में होते sir. होते मैथ्स में चले गए, लेकिन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए बेटा जरूरी था कि एटलीस्ट आपको पता चले कि अर्थ जो है वो बाहर भी क्यों नहीं घूम नहीं सकता, अंदर भी क्यों नहीं आते, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों साइड फोर्स लग रहे होते, तो इक्वल फोर्स की वजह से क्या होता है, घूमते रहता है। बोलो क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो अर्थ जो है कोई भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, बॉडी छोटी है अर्थ बड़ा है इसलिए अपनी तरफ खींचेगी। यदि आपकी साइज खाते 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 इतने बड़े हो जाओ ना, अर्थ से भी बड़े, तो अर्थ जो है ना वो आपकी तरफ खींच लेगा, आप अर्थ को अपनी तरफ खींच लोगे। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, ऐसे इमेजिनेशन करना है, वैसे का हम इतने बड़े होने वाले हैं। ओके, बोलो क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप Yes, सभी को sir. क्लियर हुआ होगा Yes. बच्चों। Yes, sir. ओके, तो ये दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डाउट किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. अब No, हम sir. 10.11 sir. जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो देखते हैं। तो पहले तो हम कंसीडर करने पड़ेंगे, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, M1 और M2 ऑब्जेक्ट है। वैसे तो यहाँ दो अलग अलग बॉडी ली है, लेकिन हमें यहाँ M और M2 ले, टेक्स्ट बुक में शायद कैपिटल M और स्मॉल m लिया हुआ है, चलेगा ना? आपको पता तो चल जाएगा ना बच्चों? Yes. Yes, Yes, sir. sir. देखो बच्चों, आप मानोगे नहीं, ये जो पीपीटी है ना, मैंने 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर की पीपीटी, 11th स्टैंडर्ड में सेम टू सेम 8 नंबर का चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। 11th साइंस में फिजिक्स में 8 नंबर का चैप्टर है ग्रेविटेशन। और सर ऐसा कैसे होता है, फिजिक्स के सारे चैप्टर 11th में फिजिक्स में मैच है? हाँ, साइंस अच्छे से पढ़ लो, मैथ्स अच्छे से पढ़ लो। यदि आपको 11th और 12th में साइंस लेना है ना बच्चों, तो एसएस इंग्लिश ऐसी चीज है तो आप स्किप कर सकते हो यदि आपको साइंस लेना है। यदि आपको कॉमर्स लेना है तो भी एसएस इंग्लिश आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करे। हाँ, इंग्लिश में ग्रामर अच्छा होना चाहिए थोड़ा, बस। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर, इस साल आपको इस 3 सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। एसएस ऐसे सब्जेक्ट है जनरली वो आपको इन फ्यूचर बहुत कम आता है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे एसएस इसलिए अच्छा है और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, जीपीएससी, यूपीएससी या ऐसे कोई एग्जाम, उसमें एसएस भरपूर आएगा। तो वैसे तो उसको भी निगलेक्ट नहीं करना, इसलिए 4 सब्जेक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएस और इंग्लिश। मैथ्स इसलिए क्योंकि मैथ्स 10th में भी आएगा। बोलो कि सर मैं तो 11th में बायोलॉजी ले लूंगी। देखो बच्चों, आप बायोलॉजी लो तो भी फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स आता है, यानी कि मैथ्स आपको कभी, मैथ्स की जो आत्मा है ना, कभी आपसे पीछा छोड़ने वाली नहीं है, मैथ्स तो आएगा ही आएगा। ओके, आप एसएस को टाटा बाय बाय कर सकते, बाकी मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में तो सब कुछ आने ही वाला है। हाँ, यदि आप मैथ्स लोगे तो बायोलॉजी नहीं आएगा 11th साइंस में। यदि बायोलॉजी में कच्चे हो या रट्टा नहीं मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, टेक इट मैथ्स। ओके, यदि नहीं हो रही है बायोलॉजी, अच्छा है, थियरिकल सब्जेक्ट में इजीली मार्क्स खींच सकते हो, मैथ्स में ज्यादा दिक्कत हो रही है, देन टेक इट बायोलॉजी ऑन द साइंस। ओके, चलो 2 ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, M1 और M2 के, दोनों के बीच का डिस्टेंस R लिया है। टेक्स्ट बुक में शायद ये कैपिटल M और यहाँ स्मॉल m दिया हुआ है, डोंट वरी, एक ही चीज है, खाली अल्फाबेट अलग अलग लिए, और यहाँ R की जगह D दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं। तो देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना? देखो, ग्रेविटेशनल लॉ को यूनिवर्स लॉ क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर क्योंकि इसके ऊपर से पूरी फिजिक्स है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये जो लॉ है ना, वो यूनिवर्स में कोई भी चीज हो ना जिसके पास खुद का मास है, वो दोनों के बीच में लगता है। वो एक चींटी और हाथी के बीच में भी लगता है, और एक सन और अर्थ के बीच में भी लगता है। समझ में आ रही बच्चों?
यानी sir. कि Yes, Yes, sir. sir. हमारे अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर कोई भी ऐसा नहीं कि ये लो हम खाली अर्थ के अंदर लिए ही सीखते हैं, ये लोग खाली अर्थ के लिए ही सीखते हैं, ये फोर्स खाली अर्थ लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं बच्चों, इतना माइंड में निकाल देना। ये चीज ऐसी है, ये फोर्स ऐसा है, आप पूरे यूनिवर्स में भी कोई भी प्लेनेट में चले जाओगे, कोई भी गैलेक्सी में चले जाओगे, हर एक चीज के बीच में ये फोर्स लगता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ। ओके सर हाँ बोलो सर बोलो हम जल्दी। मून पे जाते तो मून तो हमारे से बड़ा है, तो वहां पे क्यों ग्रेविटेशनल किसने लॉ? बोला यार मून बड़ा है हमारे से? किसने बोला? ऐसे नहीं, ह्यूमन बॉडी से तो बड़ा ही है ना, हाँ तो हाँ, वहां पे क्यों ऐसे हम जंप कर सकते हैं? तो हमारे ऊपर फोर्स तो लगता ही है ना। किसने बोला फोर्स नहीं लगेगा? हम कहीं हवा में नहीं रहेंगे, जंप कर सकते, यानी कि फोर्स कम लगता है कंपेयर टू अर्थ। समझ में आ रहा है? हाँ हेलो, सर। अर्थ, मून भी लगा रही है आपके ऊपर फोर्स और अर्थ भी लगा रहा है, ये समझ लो कि अर्थ है और ये मून है। यदि आप यहाँ से और यहाँ से कूदोगे समझ लो, तो ये अर्थ है ना, उसके बाद आप जल्दी से नीचे गिर जाओगे, और जैसे वापस रिबाउंड करोगे तो जल्दी से गिर जाओगे। मून पे थोड़ा टाइम लगता है आपको गिरने में। क्यों? क्योंकि अर्थ का फोर्स ज्यादा है, मून का कम है, क्योंकि मून खुद है जो कम मास का है। समझ में आया आपको? ओके। ओके। हाँ सर। और तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो फोर्स बहुत कम लगता है, दैट्स व्हाई हम उसको ऐसे जंपिंग कर सकते हैं। जंपिंग का मीनिंग क्या? यदि फोर्स लगता ही नहीं होता, यदि समझ लो मून आपके ऊपर फोर्स लगता ही नहीं होता, यानी आप एक बार आपने जंप अप किया, ऊपर गए, बाद में आप ऊपर ही रहोगे, दैट मीन्स नो फोर्स। लेकिन आप रिटर्न आते तो हो ना, दैट मीन्स हाँ ये सर। मून आपके ऊपर फोर्स तो लगा ही रहा है। ओके चलो, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक दूसरे के ऊपर ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। अब ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स कितना होगा? तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि जो एफ लग रहा है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। बोलो बच्चों, पता चल रहा है? हेलो, m1 Yes. इंटू m2। Yes, sir. दूसरा, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मास। ये जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। पहले हमने क्या देखा? देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। देखो बच्चों, मैं एक चीज में बता रहा हूँ आपको, चलो, तो ये प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स, और दूसरा यहाँ स्टेटमेंट आपने देखा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। देखो, ये दोनों का मास है m1 और m2, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और प्रोपोर्शनल कर दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कर दिया। बोलो, पता चला बच्चों? Yes, sir. अब दोनों को कंबाइन यदि कर ले तो ये आ जाएगा, वो m1 m2 ऊपर है और r स्क्वायर नीचे है। बोलो, पता चला ना ये? तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू अपन r स्क्वायर। यदि आप सर एक चाहो, और बार समझाओ ना, नहीं हाँ समझ आया। देखो, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स, ओके एक मिनट, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, वो दोनों के मास का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जो यस फोर्स लग रहा है मास का प्रोडक्ट करो उसका प्रोपोर्शनल है। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है m1 और m2 के बीच का ये डिस्टेंस r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली इनवर्सली यानी कि नीचे, दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखूं तो m1 इंटू m2 और नीचे r स्क्वायर। बोलो, अब पता चला? यस Yes, sir. ओके अब देखो, टेक्स्ट बुक में ये ऐसा दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है और एक स्मॉल m दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से यदि आप जाओगे तो ऐसा बनेगा फॉर्मूला। ओके, बोलो, कोई डाउट किसी को? ओके। नो सर। अब स्टेटमेंट No, लिखते हैं। ओके देखो, स्टेटमेंट कैसे लिखना है। मैंने आप बोले कि सर पहले क्यों स्टेटमेंट नहीं दिखाया? स्टेटमेंट आपको है ना इसके बेसिस पे लिखना है। ये जो डेरिवेशन हुआ ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के ऊपर लिखना है। कैसे? एवरी पार्टिकल्स, ध्यान रखना, every particles of matters attract the every other particle of matter with the force। दुनिया के अंदर
यूनिवर्स के अंदर कोई भी पार्टिकल्स वो दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है बच्चों, अट्रैक्ट कर रहा है। और वो जो फोर्स है वो कितना होता है, तो फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास, जैसे कि ये मैंने बताया आपको, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा बच्चों। यस सर। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो कोई दुनिया में जो भी दो पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of the mass, inversely proportional to the square of the distance between। याद रह गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब बोले सर प्रोपोर्शनलिटी दूर करे तो प्रोपोर्शनलिटी यदि आप दूर करोगे तो लगेगा कांस्टेंट जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यदि ये प्रोपोर्शनलिटी दूर करो ना तो कांस्टेंट क्या लग जाएगा बच्चों, कैपिटल जी। पता है ना आपको, प्रोपोर्शनलिटी दूर होते कांस्टेंट लगता है, याद है ना? यदि नहीं है तो अभी समझ लो। ऐसा जब भी ऐसे कोई प्रोपोर्शनलिटी दूर करते हैं तो यहाँ कोई भी एक वैल्यू फिक्स कांस्टेंट के या कांस्टेंट जी कुछ भी लगा देते हैं, यहाँ कांस्टेंट जी लगा। आई होप अब क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, एक काम No, करता हूँ, sir. मैं लिख ही देता हूँ ये भी, एटलीस्ट आपको, आप चाहो ना तो ये ना लिखो और ये लिखो तो भी चलेगा। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई एक चीज याद रखो, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कट कर सकते टीचर, ओके, डोंट वरी। लेकिन मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज स्कूल है, स्कूल के टीचर्स ऐसे होते हैं रट्टा मार के पढ़ाते हैं आपको, तो उसको ऐसा नहीं पता होता कि इसको ऐसे भी लिख सकते, इसलिए आपको मार्क्स कट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक। तो रिस्क ना लेना हो तो आप ये याद रखना, ओके। बाकी रिस्क लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और यदि आपने अच्छे से समझा होगा ये टॉपिक तो थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं, आप में से कौन आंसर दे सकता है, देखते हैं। चलो, gravitational force is directly proportional to the सर ए प्रोडक्ट ऑफ मास। very the Product of mass. very good। चलो, ओके, दूसरा एक ले लेते हैं, बोलो। Sir, B. C। C. कौन सा आएगा? C। क्यू? C. C. G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला था ना? Yes, sir. ओके, चलो, Yes, sir. G को हम क्या बोलते हैं? सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल Gravitational constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोलो, कोई डाउट किसी को? No, sir. No, यूनिवर्सल sir. ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आया, क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? कांस्टेंट है तो उसकी तो फिक्स वैल्यू होगी ना, ऐसे क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। यदि नहीं आ रहा है मीन्स वर्ड थोड़ा सा आने ही चाहिए, लाओ कुछ भी करके, क्यूरियोसिटी लाओ स्टडी के अंदर। अब ये है क्या ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? तो पहले तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है, F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, आगे हमने डिराइव किया। अरे हाँ कि ना? यस सर। Yes, उसमें sir. से मैं यदि जी को यदि मैं मेन बना लूं तो ऐसा बन जाएगा, r स्क्वायर ऊपर m1 m2 नीचे। Yes, sir. यदि Yes, जो sir. मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया, ओके, उसका मास 1 किलोग्राम हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 हो, तो मैं वैल्यू डालू, देखो जी एफ आर कितना हो 1, m1 एंड m2 भी मास भी 1 1 हो, तो क्या आएगा? G = F आएगा। हेलो, यस सर। Yes, तो sir. मैं ऐसा कुछ भी करके दोनों के बीच का फोर्स फाइंड कर लूं मैं, तो मुझे ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ये दोनों ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका मास और डिस्टेंस यूनिट है, यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस यानी कि 1 1 है, तो ऐसे मास और ऐसे डिस्टेंस के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू मिल जाएगी आपको एफ जितनी, फोर्स जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगेगा। बोलो, कोई डाउट बच्चों? No, sir. No, sir. चलो, अभी इसका जी का यूनिट ले लेते हैं। बोलोगे सर ऐसा कैसे, जी का फॉर्मूला कुछ भी करके लिख दिया। देखो एफ का क्या होता है, फोर्स का
फोर्स का न्यूटन। यूनिट यार अभी लास्ट चैप्टर में तो समझा है यार, क्या ऐसे कर रहे हो? न्यूटन। न्यूटन। आर यानी कि क्या था? न्यूटन। डिस्टेंस था। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। Yes, sir. और m1 का किलोग्राम, m2 का किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम कितना होगा? किलोग्राम स्क्वायर। Kilogram. ऐसा यूनिट पता चल गया है। सिमिलरली सीजीएस यूनिट Yes, sir. न्यूटन का Yes, डायमीटर का सेंटीमीटर, किलोग्राम का ग्राम। याद रखना ये चीज। ओके अब बोलो कि सर जी की वैल्यू कितनी होती है? रट्टा मार लो ये 6.67 10⁻11। हाँ बोलो। सर हाँ CGS यूनिट मतलब? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड नहीं आया कभी? ओ ओ यस सर। ओके सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस यूनिट है। ओके जैसे ऐसा यूनिट होता है ना, 3 टाइप के यूनिट होते थे पहले के टाइम में। एफपीएस था, अभी नहीं आएगा शायद, पता 10th के अंदर डिटेल में आता है वैसे तो। अब 10th में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 11th में आएगा। लेकिन इतना तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, शायद कहीं तो आया होगा आपको। एफपीएस होता था, बाद में सीजीएस आया, बाद में एमकेएस आया और बाद में एस आया। पहले क्या करते थे? फुट, पाउंड और सेकंड। फुट यानी कि मास का यूनिट था। मास को मेजरमेंट करने के लिए फुट का यूज, सॉरी लेंथ का यूनिट था फुट। फुट यानी कि पता है ना, हमारे पाव से इतने फुट है। अभी भी स्क्वायर फुट नहीं बोलते, इतने स्क्वायर फुट है, 12/13 sir. स्क्वायर फुट। तो पहले के टाइम में स्क्वायर फुट का यूज होता था। बाद में मास के लिए पाउंड का यूज होता था। टाइम तो पहले ही सेकंड में यूज होता था। बाद में क्या हुआ? सीजीएस यूनिट सिस्टम आई। अब मीटर यानी कि लेंथ को मेजरमेंट करने के सेंटीमीटर यूज हुआ, वेट को ग्राम यू हुआ। बाद में ये आया मास, किलोग्राम और सेकंड। वेट को मास, लेंथ लेंथ को मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। अब बाद में क्या हुआ? इस टाइम में अलग, कोई ये यूज कर रहा था, कोई ये यूज कर रहा था, कोई ये यूज कर रहा था, कोई अपना खुद का यूज कर रहा था। जैसे गुजराती में काफी बार होते हैं, जब जमीन होती है ना, जमीन उसको मेजरमेंट करने के अभी हेक्टर और ये सारे यूज होते हैं। पहले के टाइम में क्या था? बीघा यूज होता था। क्या शायद आपको जमीन होगी तो पता होगा आपको पापा को कि इतने Yes, बीघा। sir. हाँ गुजराती Yes, में नहीं कहते sir. भाई 10 વીઘા જમીન છે, 5 વીઘા। વીઘા શું છે? એ આપણો પોતાનો યુનિટ છે। ઓકે ગુજરાતી યુનિટ કહી શકાય ને, या ઇન્ડિયન યુનિટ છે। હવે તમે ફોરેન ની અંદર જાઓ, અમેરિકામાં જાઓ, ભાઈ ટ્રમ્પ ને મળો, ભાઈ આપણે અમેરિકામાં છે ને ભાઈ 1000 વીઘા જમીન ખરીદવી છે, ટ્રમ્પ અંકલ ને કયો તો ઓલો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આ શું કહે છે। ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો આવા પ્રોબ્લેમ, આવા સિચ્યુએશન થતું હતું ને, એટલા માટે શું થયું? તો ભાઈ નક્કી કર્યું કે બધા આખી पूरी सिस्टम के लिए एक यूनिट होना चाहिए, बस खत्म। बाद में आप दूसरा यूज करो कोई बात नहीं, लेकिन अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, दूसरे कंट्री में कोई चीज भेजनी है, दूसरी चीज लेनी है, तो आपको कंपलसरी एक ही सिस्टम को फॉलो करना होगा। बाद में उसका नाम हुआ सिस्टम इंटरनेशनल। उसके अंदर सारे यूनिट आ जाते हैं, वो आपको सीखने मिलेंगे 11th स्टैंडर्ड में। ओके समझ में आया? Okay, 11th। sir. ओके 11th में यदि मेरे पास पढ़ते होगे तो मैं सिखाऊंगा, साइंस लिया हो तो। बाकी कॉमर्स का तो भी मुझे नहीं आता है तो मैं सिखा नहीं सकूंगा। चलो कोई डाउट है बच्चों इसमें? अब बोलोगे सर ये जी की वैल्यू कहाँ से आई? ये जी है ना, कांस्टेंट है, याद रख लेना है। अब एफ की, अब जब आर की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 रखो ना, कोई साइंटिस्ट होगा, इसने क्या किया होगा? कितना फोर्स लगता है ना वो फाइंड किया होगा। अब वो फोर्स की वैल्यू बाद में ये मिली होगी उसको। कांस्टेंट टर्म है, याद रख लेनी है। ओके इसने एक्सपेरिमेंट करके डिराइव की हुई चीज है, हम नहीं करेंगे, उसने कर दिया तो बस खत्म। तो कोई डाउट बच्चों? हेलो No, sir. No, No, sir. है ना? sir. ओके No, sir. तो ये हुआ ऐसी वैल्यू 6.67 10⁻11। ऊपर वाली याद रखनी, नीचे की जरूरत नहीं है ना। वो सीजीएस में है, वो आपको अभी एग्जाम में नहीं पूछ सकते, लेकिन ऊपर वाली खास याद रख लेना। बोलो याद रह गई? Yes. Yes, Yes, sir. sir. पक्का पक्का याद रह गई? Yes. तो देख लेते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, लेक्चर्स में ध्यान दिया है कि नहीं, बोलो बताओ। चलो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू सर ए हाँ अभी तो मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया था, कहाँ गया वो स्टेटमेंट? ये रहा, क्या लिखा है देखो।
2 यूनिट मास एंड 2 यूनिट डिस्टेंस ले ले तो फोर्स जो होगा वही यूनिवर्सल कांस्टेंट बन जाएगा। तो वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था कि नहीं, यूनिट डिस्टेंस यूनिट मास। Yes, sir. एनी मास लिखा है तो Yes, नहीं sir. आएगा, एनी मास लिखा नहीं आएगा, एनी मास लिखा नहीं आएगा, लेकिन यूनिट मास है तो ये आएगा ए नंबर का। ओके, देखते हैं सेकंड नंबर का कितना याद है। Sir, B. वेरी गुड। ओके, 6.67 10 raised to minus 11 6.67 10 raised to minus 11। 3 बार अपने हिसाब से अपने मन के अंदर याद रख लो। चलो 6 बोल लो, 6.67 10 raised to minus 11 जी की वैल्यू है, याद रख लेना, काम आएगी। और एसआई यूनिट के अंदर है ये 10 raised to minus 11 और सीजीएस के अंदर है 10 raised to minus 8। कंफ्यूज नहीं होना है, खाली एक ही याद रखनी है एसआई यूनिट आपको। यदि इतना क्लियर हो तो फटाफट से रिकॉलिंग कर दूं मैं और एक न्यूमेरिकल ले लेना है मुझे। Yes, sir. फटाफट से हो। चलो, एप्पल गिरा था, बाद में पता चला कोई फोर्स होता है, वो फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें हमें खाली सीखना है आज के लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स। आज के लेक्चर यानी कि पूरे इस चैप्टर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल क्या है, फोर्स वो बाद में समझाया मैंने आपको डिटेल्स के अंदर। बाद में यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कैसे डिराइव होता है। तो एक ही चीज याद रखनी है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करो हो जाएगा m1 m बाई d स्क्वायर और बाद में हो जाएगा ये वैल्यू। बोलो कोई डाउट किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. तो ये हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आएगा इतना एमपी और मोस्ट 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 आईएमपी फॉर दिस चैप्टर, ये थियरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव करो फॉर्मूला, पक्का ना? ये चीज याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बाद में एमसीक्यू तो हम निकलेक्ट करते हैं। बाद में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी के बारे में सीखा, क्या होता है m1 m2 1 लो, डिस्टेंस 1 लो, जी की वैल्यू f बन जाएगी। उसके यूनिट कैसे डिराइव किए वो भी, और उसकी वैल्यू याद रख लो, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। चलो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है मास ऑफ द अर्थ, मास m1 कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻²5। अब m1 m2 वाला याद रखना हो, भले टेक्स्ट बुक में कैपिटल M स्मॉल m लिखा हुआ है। ओके, मैं तो m1 m2 लिखना है। टीचर्स को आप यदि मार्क्स ना देना आपको एग्जाम में तो मुझे बुलाना, ओके, मैं आऊंगा आपके साथ यदि मार्क्स ना दे तो। चलो, क्यों रट्टा मारो, उसके लिए हम क्यों रट्टा मारा, सही है ना? उसका प्रॉब्लम है, नहीं आता Yes, उसको। sir. हम क्यों रट्टा मार, हम तो कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से रेंडमली याद रखेंगे। वो कैपिटल M स्मॉल m d कुछ भी ले, आप वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हो। डिस्टेंस दिया हुआ है r, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, CGS यूनिट, MKS यूनिट बताया था आपको। Yes, sir. तो Yes, MKS sir. क्या है, sir. CGS क्या है, एक यूनिट का ग्रुप है। जब आप मीटर लेते हो, लेंथ का यूनिट मीटर लेते हो, वेट का यूनिट आपको किलोग्राम लेना पड़ेगा, मास का यूनिट किलोग्राम लेना पड़ेगा। चलो सेकंड तो आपको कब पता ही है कि दोनों में सेम है और सेकंड ही लेना पड़ेगा। लेकिन अब सेंटीमीटर लेते हो तो ग्राम लेना पड़ेगा। अब बोलोगे यहाँ मास कितना दिया, कौन सा दिया हुआ है? Sir, kilogram. तो किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि कौन सा यूनिट हुआ? MKS यूनिट हुआ। और यहाँ जीबी MKS सिस्टम में दिया हुआ, देख लो 10⁻⁻11। SI या MKS एक ही चीज है, SI और MKS एक ही है, अलग अलग नहीं है। MKS है ना, उसके अंदर खाली ये 3 ही आते थे, SI में और 3 4 5 6 ऐड होते। कैंडेला होता है, बाद में होता है एम्पियर होता है, सॉरी हाँ एम्पियर होता है, बाद में होता है मोल होता है, केल्विन होता है, ऐसा 2 4 5 और अलग ऐड होते हैं। लेकिन MKS जो है वही SI के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ किलोग्राम है, हाँ कि ना बच्चों? तब यहाँ लेंथ का यूनिट कौन सा, लेंथ का यूनिट कौन सा होना चाहिए? m यानी कि मीटर होना चाहिए, यानी यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है। अब पता चला क्या ये कहाँ काम आएगा आपको एग्जाम में? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि सर कौन सी वैल्यू को कन्वर्ट करूं, किलोग्राम को ग्राम में करूं या किलोमीटर को मीटर में करूं, हाँ कि ना? Yes, sir. ऐसा जब भी कंफ्यूजन आया तो ये MKS को याद रख लो, मीटर किलोग्राम और सेकंड, या तो CGS को याद रख लो, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, या तो ये इसमें से होने चाहिए या तो इसमें से होने चाहिए। Sir, 1 minute is left. चलो रिज्वाइन कर लो फटाफट से, जल्दी रिज्वाइन कर लो फटाफट से सारे स्टूडेंट, चलो फटाफट।